नमस्कार, मैं सुमन शेखावत। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के भाग 1 के अंदर रेशों के बारे में चर्चा करेंगे। हम रोज़ाना जो कपड़े पहनते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि ये कपड़े कैसे बनते हैं या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं काम में लेते हैं। शॉल है, चादर है और भी विभिन्न प्रकार के कुछ जो है शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं, कुछ कॉटन के कपड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो कैसे बनती है या किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो कभी ना कभी हम इस चीज़ के विषय में ज़रूर सोचते हैं कि कैसे बनता होगा। हमारा ये टॉपिक जो है वो आज इसी से ही जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो महीन तंतुओं, जिन्हें कि रेशा कहा जाता है, से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये जो तंतु रेशे होते हैं, ये प्राकृतिक और कृत्रिम पदार्थों से मिलकर बनते हैं। प्राकृतिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं तो उन्हें प्राकृतिक रेशा कहा जाता है, और यदि कृत्रिम पदार्थों से मिलकर बनते हैं तो इन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। ऊन, कपास, पॉलिस्टर, टेरिलीन, नायलॉन, आपने विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे। ये सभी कपड़ों की या वस्त्रों की जो है वो या रेशों की क्या है, वैरायटी है, और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से मिलकर ये चीज़ें बनती है। कुछ रेशे जो होते हैं वो पूरी तरीके से प्राकृतिक होते हैं, कुछ जो है वो पूरी तरीके से संश्लेषित होते हैं, और कुछ रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों रेशों को मिलकर या दोनों तंतुओं को मिलकर तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर पतले जो तंतु होते हैं, बिल्कुल महीन, उनको ही रेशा कहा जाता है। यदि तंतु मोटा है तो उन्हें हम रज्जु या कॉर्ड कहते हैं। इस चित्र के अंदर कुछ रेशे बताए गए हैं। प्रथम जो चित्र है उसके अंदर रंग बिरंगे रेशे बताए गए हैं, जो कि प्राकृतिक और कुछ मात्रा में संश्लेषित धागों से मिलकर बने हुए हैं, जबकि दूसरे चित्र के अंदर पूरी तरीके से संश्लेषित रेशों से मिलकर बनी हुई वस्तु है, जिसकी चमक और कलर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। तो ये अगले चित्र के अंदर भी विभिन्न प्रकार के फाइबर्स को बताया गया है, रेशों को बताया गया है, जो कि आर्टिफिशियली है या मानव निर्मित है, जिनको हम कृत्रिम रेशे कह सकते हैं। इनमें भी आप देखिए कि अलग अलग कलर के और चमकीले और कम चमक वाले भी कुछ धागे हैं। तो सुविधा अनुसार और आवश्यकता के हिसाब से इनको तैयार किया जाता है। तो प्रकृति के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं और विभिन्न प्रकार के रेशों को बनाया जाता है। अब है रेशों के प्रकार। अब रेशे जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं, तो रेशों को दो भागों में बांटा गया है उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पे। तो पहला है प्राकृतिक रेशे और दूसरे हैं संश्लेषित रेशे। इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसे प्राकृतिक रेशे तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कि ऊन, कपास, रेशम, जूट, मूंज, इस प्रकार के रेशे हैं जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऊन जो है वो पशु से, कपास के पौधे से, रेशम कीट से, जूट और मूंज जो है वो भी प्लांट से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। तो ये प्रकृति से प्राप्त रेशे हुए। अगले, अब इनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राकृतिक रेशों को प्राप्ति स्रोत के आधार पर कि हम इनको कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, इस आधार पर दो भागों में बांटा गया पुनः। पादप रेशे यानी पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे, और जंतु रेशे, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। चलिए पहले हम पादप रेशों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पादप रेशे जो होते हैं वे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और इनमें जैसे कपास के पौधे से प्राप्त होता है, पटसन, जूट और मूंज, ये इनके भी पौधे होते हैं जहाँ से कि इनको प्राप्त किया जाता है। आप कपास और पटसन देखेंगे, इनके जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास से रुई प्राप्त की जाती है, उसके बाद में इसके महीन धागे बनाए जाते हैं और सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जूट और मूंज जो है ये मोटे रस्से बनाने के लिए अधिकांशतः काम में लिए जाने वाले रेशे होते हैं। अगले हैं जंतु रेशे, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले। तो जंतुओं के अंदर ये जंतुओं के द्वारा और विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा भी इनको प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ऊन है। ऊन जो है वो भेड़ से प्राप्त की जाती है,
और रेशम जो है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो पहाड़ी बैल और होते हैं लंबे बालों वाले, इनसे भी विभिन्न प्रकार के जो है वो जंतु रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे कि जो ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, और जो जिन्हें कि हम सर्दी के मौसम में पहनने के काम में लेते हैं। दूसरे हमारे हैं संश्लेषित रेशे, मानव के द्वारा बनाए हुए रेशे, जिनको कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा लैब में तैयार किया जाता है, उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। इनमें बहुत सारे रेशे हैं, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन और भी विभिन्न प्रकार के वैरायटी के अंदर ये रेशे पाए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलक जो है शब्द जो है वो हमारे रेशों से जुड़ा हुआ ही शब्द है। तो जो संश्लेषित रेशे हैं वो भी एक प्रकार के बहुलक हैं। बहुलक जो है बहुत अधिक अणु मात्रा वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कि छोटे सरल अणुओं के मिलने से बनते हैं। और ये छोटे सरल अणु जो होते हैं उन्हें हम एकलक यानी कि मोनोमर कहते हैं। विभिन्न प्रकार के मोनोमर या बहुत से मोनोमर्स जो होते हैं वो मिलकर के और पॉलीमर यानी कि बहुलक का निर्माण करते हैं। इनके मोनोमर के बहुलक में बदलने, मोनोमर के पॉलीमर में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुलकीकरण कहलाती है। तो एकलक इकाइयों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है जिससे कि बहुलक का निर्माण होता है वो बहुलकीकरण कहलाती है। इस चित्र के अंदर एक माला बताई गई है ए में। तो एक एक मोती मिलकर इस माला का निर्माण कर रहा है। इस माला का प्रत्येक मोती जो है वो एक मोनोमर यानी एकलक को प्रदर्शित कर रहा है, और ये पूरी माला जो है एक पॉलीमर को यानी कि बहुलक को प्रदर्शित कर रही है। दूसरे चित्र के अंदर नायलॉन के पॉलीमर के बारे में बताया गया है। नायलॉन में पॉली का मतलब हो गया मैनी यानी बहुत से, और मर का मतलब हो गया यूनिट्स, बहुत से यूनिट या पार्ट, बहुत से भाग छोटे छोटे। तो यहाँ पे बहुत सी मालाओं का एक समूह बताया गया है कि छोटे छोटे जो एकलक इकाइयाँ होती है, छोटे छोटे जो बहुलक होते हैं वो मिलकर भी बहुत बड़े बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो भी इसी प्रकार बने हुए होते हैं। अगला है हमारा, अगले जो चित्र के अंदर है कुछ मोनोमर्स बताए गए हैं। ये एक 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 अलग अलग से बताए गए हैं ग्रीन कलर के। ये जो है वो एक मोनोमर को प्रदर्शित कर रहे हैं यानी एकलक इकाई को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इनके आपस में जुड़ने की प्रक्रिया जो होगी वो कहलाएगी बहुलकीकरण, जिसे कि कहते हैं हम पॉलीमराइजेशन। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जब एक व्यवस्थित रूप के अंदर ये जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो एक पॉलीमर का निर्माण कर लेंगे, पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया के फलस्वरूप। अगले चित्र के अंदर हम और भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये एक धागेनुमा संरचना, ये सबसे पहले हमने बात की थी कि रेशे जो हैं वो भी एक प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, और पॉलीमर्स जो होते हैं वो धागेनुमा ये संरचना है, जिसके अंदर इनका संगठन जो है वो दूसरे चित्र के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से ये रासायनिक इकाइयाँ जो होती है वो आपस में अपने बंध बनाकर आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ के और पॉलीमर्स का निर्माण करती है। छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ जो होती है वो जुड़ के आपस में पॉलीमर यानी बहुलक का निर्माण करेगी। धन्यवाद।